जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम में फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट का चैप्टर सेकंड देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट में हमने भू आकृति विज्ञान के अर्थ को समझ लिया था, परिभाषा समझ लिया था, उसके विषय क्षेत्र को और तथा प्रकृति को समझ लिया था। ये सभी टॉपिक्स हमने चैप्टर फर्स्ट में पहले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी में फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से, जहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेबस देखने को मिलेगा, उसके पश्चात आपको फर्स्ट चैप्टर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं चैप्टर सेकंड, जिसमें हमें पढ़ना है भू आकृति विज्ञान के नवीनतम रुझान के विषय में, उसके विकास के विषय में, अर्थात भू आकृति विज्ञान का विकास कैसे हुआ, भू आकृति के विषय में पढ़ना, एक विज्ञान कैसे हुआ और भारत में किस प्रकार से भू आकृति विज्ञान का विकास हुआ, इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, वीडियो अवश्य लाइक कर दिया करिए, कमेंट में अपना जो भी डाउट हो बता दिया करिए, या फिर अपना फीडबैक अवश्य दिया करिए कि आपको कितना समझ में आया, और जो भी ना समझ में आया आप कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको ना पता हो तो टेलीग्राम चैनल हमारा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी PDF नोट्स भेज दिए जाते हैं, जिससे आप रिवीजन कर सकें या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बना सकें। तो चलिए देखते हैं भारत भू आकृति विज्ञान के सबसे पहले नवीनतम रुझान के विषय में, अर्थात अभिनव प्रवृत्तियों अर्थात नई प्रवृत्तियों के विषय में हम जानेंगे। भू आकृति विज्ञान की अभिनव प्रवृत्तियां अर्थात नवीनतम जो रुझान है, 1950 के बाद भू आकृति विज्ञान में स्थल रूपों के अध्ययन की विधियों एवं उपागमों, संकल्पनात्मक रूप, पैराडाइस तथा अध्ययन के प्रमुख बिंदुओं में आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। एक प्रकार से भू आकृति विज्ञान जो है उसमें परिवर्तन कब होना शुरू हुआ, 1950 के बाद शुरू हुआ। उसका अध्ययन लोग विधि, उसके उपागम के विषय में संकल्पनात्मक रूप से एक प्रकार से प्रमुख बिंदु वो देखने लगे। 1950 के बाद भू आकृति विज्ञान की अभिनव प्रवृत्तियों में निम्न अधिक महत्वपूर्ण हैं, अर्थात जो कुछ सिद्धांत थे वह कौन कौन से थे जिसके द्वारा भू आकृति विज्ञान पर लोगों का एक प्रकार से ध्यान केंद्रित हुआ। डेविस के स्थल रूपों के विकास से संबंधित समय निर्भर चक्रीय मॉडल के विरोध एवं आलोचना में वृद्धि, जो दिया हुआ था डेविस ने अपना स्थल रूपों के विकास में संबंधित जो निर्भर एक चक्रीय मॉडल दिया हुआ था, सबसे पहले वह आया। उसके बाद उसके विरोध में एवं आलोचना में लोग अन्य विद्वान आए और उनकी आलोचना और विरोध करने लगे अधिक मात्रा में। फिर अचक्रीय मॉडल, गतिक संतुलन मॉडल जिसे कहते हैं, द्वारा चक्रीय मॉडल जो कि डेविस ने दिया था, के प्रतिस्थापन के जोरदार प्रयास, अर्थात जो चक्रीय मॉडल किसने दिया हुआ था, डेविस ने। इसको हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना भी है, डेविस का जो चक्रीय मॉडल है, चैप्टर थर्ड में आपको हम बताएंगे। हर एक यहाँ पर जो सिद्धांत दिया गया है आपको हर एक चीज़ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा जो कि आपके सिलेबस में है। तो डेविस का जो चक्रीय मॉडल था उसका सबसे पहले वह आया, उन्होंने मॉडल दिया, फिर उसका आलोचना करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए विभिन्न विद्वान आए। उसके पश्चात कुछ ऐसे भी विद्वान आए जिन्होंने अपना अचक्रीय मॉडल बताया, अर्थात जो कि गतिक संतुलन मॉडल भी कहलाता है, उन्होंने दिया, जिससे वह चाहते थे कि जो चक्रीय मॉडल है उसका प्रतिस्थापन हो जाए। वर्णनात्मक भू आकृति विज्ञान के स्थान पर मात्रात्मक भू आकृति विज्ञान की एक प्रकार से विकास हुआ। स्थल रूपों के विशेष विश्लेषण में आगमनिक विधि के स्थान पर निगमनिक विधि के प्रयास, प्रक्रम भू आकार की और जलवायु भू आकार की, व्यवहारिक भू आकार की, पर्यावरण भू आकार की आदि का अभ्युदय जो है विस्तृत स्थानिक एवं दीर्घकालिक समय मापक के स्थान पर लघु स्थानिक तथा लघु समय मापक के प्रयोग बल पर दिया जाना चाहिए। 1950 से 60 के दशक में स्थल रूपों एवं उनसे संबंधित भूआकृतिक प्रक्रमों के मात्रात्मक अध्ययन की ओर ध्यान केंद्रित रहा एवं भूआकृतिक सिद्धांतों की ओर से लोगों का ध्यान हट गया। एक प्रकार से जो भू आकृतिक प्रक्रम है उनके मात्रात्मक अध्ययन की तरफ अधिक विद्वान ध्यान देने लगे और उनका जो भू आकृतिक सिद्धांत है उस पर से लोगों का ध्यान धीरे धीरे हटने लगा। यही कारण है कि एल.सी. किंग ने यद्यपि कई सिद्धांत दिए, संकल्पनाएं दी, जैसे कि यथा स्थलाकृतिक चक्र उन्होंने दिया,
एपिजन चक्र दिया, पेटिप्लेसन चक्र दिया, पहाड़ी ढाल चक्र दिया। इन सभी चीज़ों का उन्होंने प्रतिपादन किया, किसने? एलसी किंग ने। परंतु लोगों का ध्यान जो है इन पर नहीं जा पाया। डेविस के समय पर जो निर्भर चक्रीय मॉडल के स्थान पर गतिक संतुलन सिद्धांत, जो कि अचक्रीय सिद्धांत चला था, जेटी हैक और आरजे चोरले आदि का प्रतिपादन इस आधार पर किया गया कि स्थल रूपों का विकास जो है समय निर्भर न होकर समय मुक्त होता है। स्थलाकृति को मुक्त तंत्र अर्थात ओपन सिस्टम के रूप में लिया गया, जो ऊर्जा एवं पदार्थों के लगातार निवेश एवं पदार्थों के निर्गमन द्वारा स्थिर एवं संतुलित दशा में रहता है। सार रूप में हम इन सभी पॉइंट्स को क्या कह सकते हैं, जैसे कि कुछ पॉइंट्स के रूप में आपको बता दें कि किस प्रकार से इसका विकास हुआ, क्या क्या चीज़ें बदलाव हुई, नवीनतम रुझान क्या क्या निकल के आए। पहला क्या निकल के आया? दीर्घकालिक एवं स्थानिक मापक के स्थान पर लघुकालिक एवं स्थानिक मापक का उपयोग अधिक हुआ। एक प्रकार से जो दीर्घकालिक एवं स्थानिक मापक थे उसके स्थान पर किसका प्रयोग अधिक होने लगा? लघुकालिक एवं स्थानिक मापक का प्रयोग जो है, उपयोग जो है अधिक होने लगा। दूसरा है वर्णनात्मक भू आकृतिक विज्ञान के स्थान पर मात्रात्मक भू आकृतिक विज्ञान पर बल दिया गया। इसके स्थान पर वर्णनात्मक भू आकृति के स्थान पर मात्रात्मक भू आकृति विज्ञान पर अधिक बल दिया गया। तीसरा है डेविस के सिद्धांतों में परिमार्जन करके उसके संशोधित रूप का प्रतिपादन यथा सुम लिट्टे द्वारा खंडकालिक अपर्दन मॉडल, भूआकृतिक सीमांत एवं जटिल अनुक्रिया मॉडल प्रस्तुत किए गए थे। चौथा क्या है? स्थल रूपों के विश्लेषण में आगमनिक विधि के स्थान पर निगमनिक विधि का प्रचलन अधिक बढ़ा। पांचवा है प्रक्रम भू आकार की, जलवायु भू आकार की, व्यवहारिक भू आकार की, पर्यावरण भू आकार की, मानव जनित भू आकार की आदि नई शाखाओं का अभ्युदय एक प्रकार से हुआ। अगला है एम मोरिसावा द्वारा विवर्तनिक भूआकृतिक मॉडल आदि का प्रतिपादन किया गया। आकार भू आकारकी के स्थान पर प्रक्रम भू आकारकी का आदि उपयोग आदि किया गया। और लास्ट पॉइंट है स्थल रूपों एवं प्रक्रमों के अध्ययन में मात्रात्मक विधि का उपयोग एक प्रकार से किया गया। ये तो हमने बात की नवीनतम रुझान के विषय में, किन पुरानी ख्यालातों के स्थान पर नए क्या ख्यालात आए, इन सभी के बारे में हमने बात किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भू आकृति विकास एवं भौमिकी संरचना। पृथ्वी की स्थलाकृति जो है अनवरत होने वाले परिवर्तन का प्रतिफल है। एक प्रकार से हमेशा प्रति क्षण कुछ न कुछ जो है स्थलाकृति में परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन किसके द्वारा होता है? मरुस्थलों में हवाओं के द्वारा, ठंडे प्रदेशों में जो है हिमनदों द्वारा, आर्द्र प्रदेशों में नदियों द्वारा तथा समुद्र तटों पर लहरों एवं जलधाराओं द्वारा होता है। जो ये परिवर्तन होता रहता है अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग स्थलाकृतियों पर, अलग अलग चीज़ों द्वारा होता है। जैसे कि मरुस्थलों में किसके द्वारा होता है? हवा द्वारा। ठंडे प्रदेशों में हिमनदों द्वारा, ठंडे प्रदेश में हिमनद पाए जाते हैं। आर्द्र प्रदेशों में किसके द्वारा? नदियों द्वारा। समुद्री तटों पर लहरों एवं जलधाराओं द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त जो है सूर्यताप, तुषारपात, वर्षा एवं वनस्पति से भी चट्टानों के लिए एक ही स्थान पर स्थिर रहते हुए भी उनमें परिवर्तन होता रहता है। कहीं कहीं वर्षा के पानी से घुलनशील चट्टानों में घोलन की प्रक्रिया से चट्टानें क्षरित होती रहती हैं। ये सब शक्तियाँ जो हैं धरातल पर क्रमबद्ध परिवर्तन लाती रहती हैं और ये धरातल पर सदैव से ही कार्यरत रहती हैं। अर्थात प्राकृतिक रूप से ये सभी चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे कि अलग अलग स्थानों पर स्थलाकृतियाँ जो हैं अलग अलग कारणों से वह बदलती रहती हैं। इन प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूस्थल पर परिवर्तन लाने का जो विधान है उसे भौम्यकारकीय प्रक्रम कहा जाता है और इन शक्तियों को भौम्यकारकीय कारक कहा जाता है। अतः कारक एक माध्यम है और प्रक्रम एक विधा है जिनके सम्मिलित प्रभाव से पृथ्वी का आसमान धरातल नीचा और समतल होता रहता है। असमान एक प्रकार से पृथ्वी का जो धरातल है वह नीचा और समतल होता रहता है। नीचा व समतल करने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनाच्छादन। अनाच्छादन किसे कहते हैं? जो हमारा पृथ्वी का आसमान धरातल है उसमें नीचा व समतल करने वाली जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है? अनाच्छादन कहलाती है। अनाच्छादन की क्रिया दो प्रकार से होती है। पहली कौन सी? स्थैतिक, दूसरी गतिशील होती है। स्थैतिक अनाच्छादन कैसे होता है? धरातल पर धरातल पर चट्टानों में बिना स्थान परिवर्तन हुए सूर्यताप, तुषारपात, वर्षा तथा गोलन की क्रिया से विघटन तथा अपघटन
होता रहता है। इस क्रिया को अपक्षय के नाम से पुकारा जाता है। अधिक ढाल होने के कारण चट्टानों का अपक्षयित पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल से निम्न भागों की तरफ लुढ़क जाता है और लुढ़कने की इस क्रिया में गतिशील जो है कारक वह के अंतर्गत आ जाता है। अर्थात जैसे कि कोई पर्वत पठार खड़ा है, वर्षा हुई या फिर वहाँ पर कोई सूर्य ताप की वजह से, तुषारपात की वजह से या घोलन की क्रिया से जो है कुछ पत्थर उसके जो हैं उसके विघटन या अपघटन की उसमें क्रिया हुई और उससे क्या हुआ कि उसका अपक्षय हो गया, कुछ टुकड़ा जो है टूटने लगा या घिस घिस के उसका छोटा होने लगा और जो वह पार्ट होता है वह अधिक ढाल होने के कारण ऊपर से नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण आ जाता है। अर्थात क्या है, स्थैतिक अनाच्छादन में जो है वह स्थान को बिना परिवर्तित किए, चट्टानों के बिना स्थान परिवर्तन हुए जो विघटन या अपघटन होता रहता है वही स्थैतिक अनाच्छादन एक प्रकार से कहलाता है। अतः अपक्षय तथा उससे संबंधित द्रव्यमान संचलन की प्रक्रिया जो है वह स्थैतिक अनाच्छादन के अंतर्गत होती है। दूसरा क्या है, गतिशील अनाच्छादन। अपक्षय द्वारा असंगठित पदार्थ को नदियां, पवन, हिम नदियां तथा लहरें काट काट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। इस यात्रा के दौरान यह पदार्थ जो है भूपृष्ठ को खरोंचता है और स्वयं भी टूट कर बारीक होता जाता है। इस प्रकार तोड़ फोड़ की क्रिया को जो इन प्राकृतिक शक्तियों द्वारा होती है उसे प्राकृतिक एक प्रकार से अपरदन के नाम से संबोधित किया जाता है। अपरदन आपने पढ़ा हुआ होगा कि जैसे कि मिट्टी की जो सतह है, परत है, उसमें जो तोड़ फोड़ करके एक प्रकार से बारीक रूप से टूट टूट कर जो बहती हैं, जैसे कि पानी के साथ वह बह जाएंगी। आप जैसे सिंचाई कर रहे हैं, आप नाला बनाते हैं खेत तक ले जाने के लिए, पानी इतनी धार में जाती है, आपके ट्यूबवेल से पानी थोड़ा देखिएगा स्पीड कम होती है, तब भी वह थोड़ा न थोड़ा जो है मिट्टी बहा कर ले जाती है। तो सोचिए नदियों का जो एक प्रकार से प्रवाह होता है, जो एक प्रकार से जलधारा होती है, वह कितनी तेज होती है और वह कितना अपरदन या अपक्षय करके ले जाती होगी। इस क्रिया को संपन्न करने में चूँकि नदियाँ, हिम नदियाँ, पवन तथा लहरों का योगदान होता है जो कि गतिशील कारक हैं, इसलिए एक प्रकार से इसे क्या कहा जाता है, गतिशील अनाच्छादन कहा जाता है। ये तो हमने इसको एक प्रकार से पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, भू आकृति विकास में भारतीय भूगोलवेत्ताओं का क्या स्थान रहा, क्या एक प्रकार से योगदान रहा। तो भारत में भौम्यकारिकी के क्षेत्र में बहुत ही कम प्रगति हो पाई है। जहाँ पर जो भी कार्य विद्वानों द्वारा किया गया है वह मुख्यतः जो है क्षेत्रीय भौम्यकारिकी के क्षेत्र में किया संपन्न हुआ है। इस विषय पर आधारभूत कार्य यहाँ पर किसी भी विद्वान द्वारा नहीं किया गया है। जो भू आकृति विज्ञान है उसका जो विकास है उसमें एक प्रकार से किसी भी विद्वान द्वारा कोई भी एक कार्य नहीं किया गया है। इस विषय की धीमी प्रगति के कारण या तो विस्तृत भूगर्भित नक्शों की कमी या विस्तृत उच्चावची नक्शों की न्यूनता है। एक प्रकार से ये सभी नक्शे नहीं थे, इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ भारत के लोग जो है वह इस विषय पर ज़्यादा सोच नहीं पाए, ज़्यादा विचार नहीं कर पाए। इस आगे चलकर देखिए, लेकिन अभी के समय में इसके विषय में अच्छे से रिसर्च होने लगी है भारत में भी। इसके अतिरिक्त एक आश्चर्यजनक बात यह देखी गई है कि इस शाखा को भूगर्भ शास्त्री तो साधारण समझकर त्याग देते हैं, इसके विपरीत जो भूगोलवेत्ता इसे क्लिष्ट समझकर उदासीन हो जाते हैं। जैसे कि जो भूगर्भ शास्त्री हैं एक प्रकार से वो बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ते हैं और इसको एक छोटा सा साधारण सा टॉपिक समझकर त्याग देते थे, परंतु जो भूगोलवेत्ता होते हैं वह इसको क्लिष्ट समझते थे, इसको कठिन समझते थे और इसके प्रति जो है जब कठिन समझते थे तो इधर पढ़ाई करने के लिए, इसके बारे में विचार करने के लिए सोचते भी नहीं थे। भारत में भौम्यकारिकी अध्ययन की नींव मुख्यतः भूगर्भ शास्त्रियों द्वारा डाली गई थी, किंतु भूगर्भ शास्त्रियों ने भूगर्भ रचना के अध्ययन के साथ साथ यदा कदा ही भूगर्भ आकारों पर अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं। जो भूगर्भ शास्त्री हैं वह भूगर्भ रचना के अध्ययन तो करते ही थे, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत यदा कदा जो है भू आकार के विषय में भी उन्होंने विचार किया हुआ था। इन्होंने किसी भी क्षेत्र का विस्तृत भौम्यकारिकी अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया है। भौम्यकारिकी अध्ययन में मुख्यतः वाडिया, हेरन, डन, ओल्डम, मेडलीकोट, मैलट, वेस्ट एवं अदन जैसे प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्रियों को महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हेरन ने तो राजस्थान की स्थलाकृति का बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया है। वेस्ट ने मध्य भारत के लावा क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। भौम्यकारिकी
अध्ययन में भूगोलवेत्ताओं को भूगर्भ शास्त्रियों से प्रोत्साहन मिला और पुरानी पीढ़ी के भूगोलवेत्ता जैसे कि S.N. छिब्बर, M.M. अली, S.P. चटर्जी, S.C. बोस, इनायत अहमद तथा R.P. सिंह के नाम विशेष उल्लेखनीय एक प्रकार से आते हैं। पिछले दशक में युवा भूगर्भ शास्त्रियों तथा भूगोलवेत्ताओं ने इस विषय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। युवा भूगर्भ शास्त्रियों में वैद्यनाथ चौबे और जैसे कि पांडे के नाम आते हैं, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भौम्यकारिकी के क्षेत्र में युवा पीढ़ी में भूगोलवेत्ताओं में प्रमीला कुमार दीक्षित, M.K. अस्थाना के नाम विशेष वर्णनीय है। बंदोपाध्याय, A. मुखर्जी, मुखोपाध्याय, सविंद्र सिंह। आपको देखिए एक प्रकार से बुक भी भू आकृति विज्ञान की आप कहीं लेंगे तो सविंद्र सिंह एक प्रकार से भू आकृति विज्ञान की अच्छी बुक है, अगर आप लेना चाहें पढ़ना चाहें तो सविंद्र सिंह ने भी भू आकृति विज्ञान में अपना योगदान दिया हुआ है। हरिशंकर शर्मा, राजकुमार राय एवं अस्थाना के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं। मात्रात्मक भौम्यकारिकी के क्षेत्र में शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र जोधपुर में कार्य करने वाले भू आकार शास्त्रियों द्वारा ही अध्ययन किया गया है। इनमें विमल घोष, सुरेश पांडे, सुरेश सिंह के नाम मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। इन्होंने हवाई चित्रों के द्वारा राजस्थान के मरुस्थलीय भागों का मात्रात्मक अध्ययन किया है कि जो कि सराहनीय है। भारत में भौम्यकारिकीय अध्ययन का भविष्य अत्यंत उज्जवल है, क्योंकि कई विश्वविद्यालयों में शोधार्थी इस शाखा में काम करने लगे हैं और सागर विश्वविद्यालय में तो इस विषय का विशेष अध्ययन केंद्र 1966 में खुल गया है, जहां पर भूगोलवेत्ताओं तथा भूगर्भ शास्त्रियों दोनों के कार्य करने हेतु विशेष सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। इस प्रकार आपने इस चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर में छोटे छोटे बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ लिया। आपका यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आप डेविस का सिद्धांत पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने एक कमेंट अवश्य करिए, वीडियो लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।